नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार और स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि JSS सीजीएल की खोटा की क्लासेस लगातार हमारे ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों पे चल रही है। उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमने शिष्ट कहानियाँ को कंप्लीट कर लिया है, हमने लोक कथा को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है लोक गीतों को कंप्लीट करने की, अब बारी है शिष्ट गीतों को कंप्लीट करने की। इसी राह पे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। छात्रों से हमारा निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थ्योरी क्लासेस की वीडियो है जहां पर आपको हर एक लाइन का मीनिंग भी बताया जाएगा। खोटा की लोकगीत या फिर शिष्ट गीत की अगर हम बात करें तो 10 गीतों के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन इन गीतों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हर एक गीत का मीनिंग, कि भाई ये जो गीत बताया गया है वो किस पे आधारित है। इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा। बाकी बात रहा हिंदी शब्दार्थों की, जो मीनिंग्स के लिए मैं आपको हिंदी का PDF भी अपलोड कर दूंगा आपके ऐप पे, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो इस वीडियो को अगर आपने सेकंड टाइम देखना चाहे तो देख सकते हो, थर्ड टाइम, क्योंकि बहुत शॉर्ट कंटेंट में आपको चीज़ों को प्रोवाइड करने की मेरी कोशिश है। आप सब छात्रों से ये भी निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और पूरा वीडियो के एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है। साथ ही साथ मैं आप सभी छात्रों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि खोटा की पेड क्लासेस हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, झारखंड वॉरियर ऐप, जहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाई कराई जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है और झारखंड वॉरियर सर्च करना है प्ले स्टोर पर जा करके, फिर आप वहाँ पर ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं नंबर दे दे रहा हूँ, इस पे आप कांटेक्ट करके अपनी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकगीतों का कारवां, झारखंड के प्रमुख गीतों के बारे में जानने की कोशिश और चाहत की कार्रवाई शुरू की जाए। स्टार्ट किया जाए आज का पहला शिष्ट गीत। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शिष्ट गीत। मतलब आपके सिलेबस में 10 शिष्ट गीत दी गई है, उसमें से आज ये पहला शिष्ट गीत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जय मां जननी। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा ये लिखी गई बहुत ही सुंदर सी गीत, जो कि मैं आपको हर एक लाइन का मीनिंग बताने वाला हूं, और कैसे सवाल पूछे जाएंगे ना, वो भी आपको आज इस क्लास में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसका नाम है जय मां जननी। शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जय मां जननी जो शिष्ट गीत है, ये एक भारत माता को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारे भारत माता, हम सब की भारत माता के बारे में इस पूरे गीत में कवि ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो शुरुआत किया जाए आज की ये पहली शिष्ट गीत। आपको ये जो गीत है वो सुहान लागे रे जो पुस्तक है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत किया जाए पहली लाइन से। पहला लाइन यहां पर लिखा गया है, इस कविता में लिखा गया है, इस गीत में लिखा गया है कि हिमालय के मुकुट साजे विश्व मोहनी, जय मां, मतलब जय जय मां भारत, जय मां जननी। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस पूरे गीत में आपको भारत मां की विशेषताओं के बारे में जानना है। जहां पर पहली लाइन में लेखक ने यह लिखा है कि हिमालय है जिसका मुकुट पूरे विश्व को ये मोहता है, यही है हमारा भारत माता, यही है हमारे जननी। जय जय मां भारत, जय मां जननी। पहली लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और सवाल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हिमालय के मुकुट साजे विश्व मोहनी, हिमालय जिसका मुकुट है और पूरे विश्व को ये मोहता है, वही है हमारा भारत माता। दूसरा अगर स्टेंजा पर आते हैं और अगर दूसरे पंक्तियों पर अगर हम नजर डालते हैं, तो दूसरे पंक्ति में लिखा गया है कि गोड़ धोवे समुद्रे, विंद मेघला कमरे, कच्छ कामरूप शोभे, मायक हाथिक किंकिनी। इसका मतलब क्या है मैं आपको भी लिख भी देता हूं ताकि आप लोग इस चीज के बारे में जान सके। दूसरे स्टेंजा पर जब हम आते हैं, जय मां जननी, जय भारत मां जननी में अगर हम आते हैं, तो दूसरे लाइन में यह कहा गया है
कि समुद्र जिसका पैर धोता है, कमर में है विंध्याचल पर्वत। यहां पर लिखा गया है कि गोड़ धोवे समुद्रे, मतलब समुद्र जिसका पैर धोता है और कमर में विंध्याचल पर्वत है। विंद मेघला कमरे, इसका मतलब यह है कि भाई कमर में विंध्याचल पर्वत है। ठीक है। अगला जो लाइन है वो कहता है कि भाई कच्छ कामरूप शोभे मायक हाथे के किंकिनी, यानी कि आप लोग समझ लीजिए कि हाथ के कंगन के जैसा कच्छ कामरूप है। और कच्छ आप लोग जानते हैं भाई, गुजरात का जगमगाता हुआ कच्छ। ठीक है। बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर मुझे ना समझ में नहीं आया कि ये लाइन क्या कह रही है, तो इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे सवाल पूछे जाने हैं और कैसे आपको जानना है। जैसे हम पहले पंक्ति पर अगर जाएंगे तो यहां पर कहा गया है कि भाई हिमालय जिसका मुकुट है, पूरे विश्व को ये मोहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मुकुट कौन है, भारत माता का मुकुट कौन है? आंसर हो जाएगा हिमालय, है ना। इस तरीके से आपसे सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। वहीं पर दूसरा लाइन पर यह कहा गया है कि भाई एक तरफ तो मुकुट के समान मुकुट में है हमारा हिमालय, तो पैर के तरफ अगर हम बात करें, जो पैर धोता है वो है समुद्र। भारत माता की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। वहीं पर कहा गया है कि कमर की अगर हम बात करें, बीच की अगर हम बात करें, तो वहां पर आ जाता है विंध्याचल पर्वत। आप एक बार मैप देखेंगे तो इस कविता को, इस गीत को, मैं बार बार कविता कह रहा हूं, इस गीत को जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से निखार पाएंगे। वहीं पर कच्छ जो गुजरात में स्थित है उसके बारे में कहा गया है कि हाथ के कंगन के जैसा कच्छ कामरूप है। मतलब हाथ की जो कंगन है ना, मतलब हाथ किनारे में आप देख लीजिएगा, लेफ्ट या राइट हैंड की अगर हम बात करें तो कच्छ जो है वो एक कंगन की तरह काम कर रहा है। हम बेसिकली इस कविता में ना, इस पूरे भारत माता के मैप को अगर हम देखें तो कौन कहां पर है और किस तरीके से स्थित है उसके बारे में बताया गया है। तो यहां पर आप इमेजिन करें हिमालय कहां पर है, और भारत के मैप में समुद्र कहां पर है, गुजरात कहां पर है जहां पर कच्छ स्थित है। ये सारी चीजें अगर आप चीजों को देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो भारत माता के बारे में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा लाइन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाथ के कंगन के जैसा कौन है भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ कामरूप है, जो कि सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगली पंक्ति कहती है कि गंगा काबेरिक धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा, कश्मीर साजे मायक नाकेक नथुनी, जय जय मां भारत जय मां जननी। मतलब इसका क्या होता है मैं समझाता हूं। तीसरी लाइन पर है, और ये जो तीसरा लाइन बताया है वो सुंदरता को रिप्रेजेंट किया है। और ये कहा गया है भाई यहां पर कि गंगा और कावेरी की जो नदियां हैं उसकी जो धारा है वो उत्तर और दक्षिण की ओर जो है वो बहती है, वो चलती है। ठीक है। मतलब यहां पर चहु ओरा लिखा गया है कि चारों तरफ, उत्तर दक्षिण चारों तरफ ये क्या है? बहता है। कौन सी नदी भाई? गंगा और कावेरी नदी के बारे में बात हो रही है, गंगा और कावेरी धारा की बात हो रही है। और इसमें जो कविकार हैं, जो लेखक हैं, वो बताते हैं कि भारत में जो गंगा और कावेरी है वो उत्तर से दक्षिण चारों ओर बहता है और चारों ओर की तरफ से ये फैला हुआ है। वहीं पर दूसरा जो लाइन है वो कश्मीर के बारे में कहा गया है कि कश्मीर जो है ना वो भारत माँ का नाक का नथुनी है। ठीक है। नाक का जो नथुनी होता है वही है भारत माता का नाक का नथुनी। कौन है भाई? कश्मीर है। जय जय मां भारत जय मां जननी। अब यहां पर समझ लेना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। हिमालय मुकुट है, कच्छ कामरूप की अगर हम बात करें तो वो हाथ का कंगन है, जैसे सवाल पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। वहीं पर अगर हम गंगा और कावेरी नदियों की विशेषता बताएं तो ये चारों ओर बह रही हैं, और कश्मीर जो है ना वो नाक का नथुनी की तरह वो सजा, मतलब सुंदरता, श्रृंगार को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। श्रृंगार के बारे में, इसके बारे में बताया जा रहा है। अगला लाइन क्या है भाई? अगला लाइन कहता है कि सीधा साधा परिपाटी जनगणे मनेक माटी महिमा अपार मायक सुबधनी। यहां पर ये लाइन बहुत साधारण सा है। ये लाइन यहां के लोगों के बारे में है।
ये जो लाइन है वो भारत के लोगों को ये बतला रहा है कि यहाँ पर सीधे साधे लोग हैं, जनमनक ये माटी है, मतलब हर किसी का माटी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये सभी की माटी है। ये भारत जो माटी है वो सभी की माटी है। और ये भारत के जो लोग हैं ना वो बहुत ही साधारण है, सीधा साधा है, मतलब किसी तरीके से कोई भी दिक्कत वाले नहीं है भाई। वो होता है ना कि बदमाश या फिर इस तरीके से, तो ये पंक्ति उस तरीके का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सीधा साधा परिपाटी है, मतलब सीधा साधा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मिट्टी है ना भारत की, वो जनगण सभी की मिट्टी है। और यहाँ की जो महिमा है, इस धरती की जो महिमा है वो अपार है, उसका मतलब वो अनलिमिटेड है, यूं कह लीजिए तो महिमा अपार मायक सुभदनी, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। और आगे की जो लाइन है, ये जो अंतिम लाइन है इस कविता का और इस गीत का, ठीक है, इस शिष्ट गीत का जो अंतिम लाइन है वो कहता है कि बन परिधन साजे, नाना रंगें पैखी राजे, लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। अब यहाँ पर अंतिम जो लाइन इस गीत में जो कही गई है वो ये कही गई है कि हमारे भारत में जो जंगल है, जो वन है, वो एक प्रकार का वस्त्र है, वह एक प्रकार का परिधान है। और यहाँ पर कई तरह के पंछी जो है ना वो निवास करते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो नाना रकम का, मतलब अलग अलग किस्म के जो है ना वो पक्षी, पशु पक्षी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो राज्य करते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वहीं पर जंगल जो है ना वो भारत का जो है वो सुंदरता है, वो परिधान है, वो कपड़ा है, वो वस्त्र है, ये कहा गया है। वहीं पर अगली लाइन जो बताई गई है वो तिरंगे के बारे में बताई गई है कि भारत का जो तिरंगा है वो लहराता हुआ नजर आता है। और ये तिरंगा जो है लहराता है, तिरंगा देश का प्रतीक है। और ये उड़ता हुआ तिरंगा देश को प्रतीक करता है, रिप्रेजेंट करता है। और तिरंगा जो है वो लहराता है। और अंतिम में यही कहा गया है कि जय जय माँ भारत, जय माँ जननी। और ये जो गीत है ना वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसको ना मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चा, मैं एकदम ठेठ भाषा में, खोरठा में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारी भारत माता, जहां पर मुकुट पे है हमारा हिमालय, समुद्र है हमारा, जो कह सकते हो इस कविता के अकॉर्डिंग पैर धोता है, कमर है इसका विंध्याचल पर्वत, और जो कंगन है ना वो कच्छ कामरूप है, ये यहाँ पर बताया गया है। इस पूरे मैप को आप ध्यान से देखिए और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिए, आप समझ जाएंगे। और सवाल पूछा जाएगा भाई, बहुत आसान सा सवाल पूछा जाएगा कि भाई गंगा कावेरी को किस दिशा में बताया गया है, ठीक है, कच्छ कामरूप के बारे में बताया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी तरीके से आपसे सवाल जब पूछे जाएंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। भाई हमारा पहला जो शिष्ट गीत है ना, जय माँ जननी, वो हो जाता है समाप्त। और आशा करते हैं कि ये कविता या फिर ये शिष्ट गीत जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और, शिष्ट गीत, कविता, लोक कथा, शिष्ट कहानी, पूरा डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा कि क्या इसमें से डिफरेंसेस है। फिलहाल हम लोग शिष्ट गीत पढ़ रहे हैं। पहली शिष्ट गीत सिलेबस में जो दिया गया था कि भाई जय माँ जननी हमें पढ़ना है, शिवनाथ परमाणिक के द्वारा ये जो लिखी गई है उसे हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर लिया है। चलिए, तो दूसरी जो शिष्ट गीत है आज हम लोग करने जा रहे हैं, या दूसरा है भाई, बहुत आराम से समझना, यकीन के साथ कह रहा हूं कि खोरठा में 90 प्लस कर जाओगे। और किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेना भाई, हर एक वर्ड के ना हिंदी भी दिए जाने वाले हैं, तो बेफिक्र रहो। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर गीतों को, हर कविताओं को मैं कुछ इस प्रकार से बताऊं कि भाई आपके दिमाग में वो सारी चीजें छप जाएं कि वास्तव में ये गीत में क्या क्या था और क्या क्या हमें जानना चाहिए, कैसे प्रश्न आएंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको तस्वीर दिख रहा होगा, एक खूबसूरत फूल है, ठीक है। पता है किस चीज का है? ये है झींगा फूल। अब झींगा क्या होता है वो आप सर्च कर लीजिएगा। इवन आप अपने दादाजी, मम्मी पापा से भी पूछ लेना भाई, आराम से वो बता देंगे। और आपको तो पता ही होता है, ठीक है। आज की जो कविता है
मतलब कह लो कि भाई शिष्ट गीत है। मैं बार बार रिपीट कर देता हूं एक ही चीज। वो जो शिष्ट गीत है उसका नाम है सांझे हासे झींगा फूल। मतलब शाम का समय होते ही झींगा का जो फूल होता है ना वो खिल जाता है। इसका यही मीनिंग है। इसके लेखक जो है वो है महेंद्र नाथ गोस्वामी जी। आप याद रख लीजिएगा क्योंकि सवाल परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं इस फूल की जो खासियत है वो ये है कि और किसी भी तरीके का अगर आप फूल की बात करते हैं ना, जैसे और फूलों का अलग अलग नेचर है। छुई मुई फूल है, उसे छू देते हो तो वो छुई मुई वाला जैसे रिएक्ट कर लेता है, उसी प्रकार से शाम होते ही झींगा फूल जो है ना वो खिल जाता है। और इस गीत में सिर्फ झींगा फूल के बारे में बताया नहीं गया है, बल्कि इस गीत में भादो महीने की विशेषताओं को बताया गया है कि एक्चुअल में भादो महीना में क्या क्या चीजें होती हैं, जो कि गीतों में यहां पर बताया गया है। जैसे हमारे लिए बसंत का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से यहां पर भादो महीने के बारे में बताया गया है। तो ये कंसेप्ट याद रख लेना है कि झींगा फूल वाला चैप्टर में, झींगा फूल वाला गीत में भादो महीने की विशेषताओं को बताया गया है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं भाई पहली लाइन से। पहला लाइन कहता है कि गरजे बदरवा नाचे मिंजुरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। पहला लाइन, ठीक है। मतलब ये लाइन में तो दम है ही नहीं। समझने के लिए आप समझ गए होंगे कि भाई बादल गरजता है और मोर जो है ना वो नाचता है। किस महीने में भाई? भादो के महीने में। और मैं अगर आपसे ये भी पूछूं कि भाई भादो का महीना जो हिंदी जो महीना है वो कौन सा महीना है, जरा बताओ तो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त, सितंबर, क्लियर है जी सर। तो भाई अगस्त और सितंबर में यहाँ पर ऐसा भादो महीना हमें मिल जाता है जहां पर बारिश होती है और वो काफी सुहावना मौसम होता है, जहां पर मोर जो है ना वो नाचता है। उसी में कवि ने कहा है कि गरजे बदरवा नाचे मंजुरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। ठीक है, तो यहां पर मोर नाचता है, बादल गरजता है। किस महीने में भाई? भादो के महीने में। यही तो मैंने कहा था कि भादो का महीना आपको याद रखना होगा झींगा फूल वाले चैप्टर में। दूसरा लाइन यानी कि दूसरी जो पंक्ति है उसमें कहा गया है कि नदिया उमड़े दुइयो कुले रे भादर मासे, सजाए अखरवा बाजय मंदरवा भादर मासे। दो लाइनें बहुत कुछ बता गई हैं जिसे आपको इमेजिन करना है। जैसे नदिया उमड़े दुइयो कुले रे। अब कोई बच्चा यहां पर गांव घर से होगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपके अगर बगल में नदियां हैं, चाहे आप गांव घर के हो या शहर के हो, तो जब बारिश आती है ना, जब धमाधम जब बारिश होती है तो नदियों का जो है ना उफान होता है। भाई नदियां की पानियां जो है ना वो उछलने लगते हैं। दोनों धाराओं की अगर हम बात करें तो दोनों धाराओं में जो है वो उबार लेती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नदियां जो है वो दोनों छोरों से उमड़ रहा होता है। वहीं पर यह लाइन दोहराया गया है कि नदिया उमड़े दुइयो कुले रे भादर मासे, और सजाई खरवा बाजय मंदरवा भादर मासे। एक्चुअल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई हमारे गांव घर या फिर हमारे झारखंड में जब अखरा सजता है ना, अखरा सजने का मतलब क्या होता है भाई? सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां पर किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब क्या? जहां पर नाच गान जो होता है वहां पर जो है ना उस पूरे सांस्कृतिक फील्ड को जो है ना अखरा को जो है वो सजाया जाता है और वहां पर ढोलक मांदर दमदबा के बजत रहता है। किस महीने में? भाद्र मास से। भाई कर्मा पूजा कब होता है ये भी जरा बता देना मुझे, ठीक है। किसी से पूछ के अपने मन में ना ये डाउट क्लियर कर लेना कि एक्चुअल में कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया पहला लाइन में तो कहा कि भाई बादल गरजता है और मिंजूर जो है वो नाचता है। दूसरा में कहा कि जब भादो महीने में जब बारिश होती है, यूं कह लो तो नदियां जो है ना वो दोनों तरफ से उमड़ती है भादर महीने में, ठीक है। और अखरवा जो है, अखरा जहां पर डांस वांस किया जाता है वहां पर उसको सजाया जाता है। आज से 10 साल पहले चले जाइए तो इवन अभी भी ऐसा चीज होता है, लेकिन
अभी जो है ना संस्कृति कहीं ना कहीं वो खत्म भी होते जा रही है। अब लोग, पहले तो लोग डांस करता था अपने गा गा करके, बांदर बजा बजा के, मांदर बजा बजा करके जो है डांस करता था, अखरा को लिपा पोता जाता था। लेकिन अब तो डीजे ले आता है, डीजे डीजे, है कि नहीं, और गनवा चलत रहता है। तो पहले वाला बात ये है, अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं झारखंड में, बहुत जगह पे, जहां पर अखरा को सजाया जाता है, वहां पर मांदर बजाया जाता है, वहां पर डांस किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, वो एक भादो महीने के बारे में बताया जा रहा है, भादो महीने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, याद हो गया सर? बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं आगे, जिसमें है कि सांझे हासे झींगा फूल रे भादर मासे। मतलब शाम को झींगा फूल खिलता है भादो के महीना में। ठीक है, गाथ बई फुलवा खसबे खोपवा भादर मासे। ठीक है, मतलब कि भाई ये जो फूल के बारे में क्या बताया गया है कि भाई भादो महीने में ही हम लोग फूल का माला बनाएंगे, अपने खोपा में लगाएंगे। खोपा किसको बोलते हैं भाई? जो खोपा नहीं रहता मुड़िया में, जो लड़की लोग बनाती है, वही है ना खोपा? जी सर, एकदम सही बोले। तो वही बात है कि भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि शाम के समय तो जो है ना वो बादल, कह सकते हो कि शाम के समय झींगा फूल खिलता है। किस महीने में? भादो महीने में। और लेखक लिखते हैं कि भाई हम फूल का माला बनाएंगे, फूल को गाथेंगे, मतलब जोड़ेंगे एक दो तीन फूल को, और फिर अपने माथा में जो खोपा होता है बाल, वहां पर हम खोसा खोपेंगे। ठीक है, नागपुरिया वाला बचपन या फिर नागपुरी गाना सुना होगा आपने, तो खोपा गजरा कोपा इस तरह करके जो है ना गाना चलता है। ठीक है, तो गजरा बनाएंगे भाई बालों में लगाने के लिए। किस महीने में भाई? भादर मासे में। ठीक है, भादो के महीने में। अब यहाँ पर जो अगली जो लाइन है, और ये अंतिम लाइन है इस शिष्ट गीत का, जिसमें कहा गया कि रींझे हैं बेयाकुल रे, मतलब रींझे हिया बेयाकुल रे भादर मासे, पिया परदेसवा कुह के करे जवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे, भादर मासे, जिये होवे हुल, मतलब हुलू सथुल रे भादर मासे। अब मतलब क्या है, लेखक लिखते हैं, मतलब एक तरफ से याद करो कि भाई किसी के ना पति कमाने के लिए बाहर चले गए हैं, और भादो का महीना है, दिल उनका कर रहा है कि भाई वो कब आ जाएं, है ना। दिल जो है ना वो रीझ रहा है। ठीक है, उनको व्याकुल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही लाइन बता रहा है। और मतलब रीझे ही या व्याकुल रहे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये कह लो कि उनको व्याकुल लग रहा है पिया के बिना। ठीक है, सजनवा के बिना। और पिया जो है ना वो परदेसवा में है, काम करने के लिए जाते हैं भाई। हमारे झारखंड के बहुत लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। मुंबई में कोई हीरा में काम कर रहा है, केरला चला गया, तमिलनाडु चला गया, मजदूर के रूप में वो जाते हैं। झारखंड बिहार के लोग ज़्यादातर बाहर में मजदूर काम करते हैं। तो उसी पर ये लेखक लाइन लिखता है कि भाई रीझे हिया बेयाकुल रे पियवा परदेसवा, मतलब पिया परदेसवा कुह के करेजवा, मतलब जो उसका कलेजा है ना उसको ठीक नहीं लग रहा, याद कर रहा है अपना पिया को, अपने पिया को याद करते हुए वो तड़प रही है। ये भादो महीने की कहानी है। और उसका जी जो है ना, मतलब उसका जो मन है ना बहुत हुलुल थुलुल लग रहा है, उसको ठीक नहीं लग रहा है, मतलब वो पिया को याद कर रही है। तो ये जो गीत है ना वो समाप्त हो जाता है। भाई गीत में क्या खासियत था? देखो, एक चीज ना भादो महीने के बारे में है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। और जब पिया परदेसवा वाला बतिया आता होगा तब तो लगता होगा सर ऐसने वाला जो गीत हुआ बताइए ना सर, पिया और परदेसवा वाला बड़ी मजा आता है सर, है कि नहीं। आशा करता हूँ कि ये जो गीत है वो समझ में आ गया होगा। सांझे हासे झींगा फूल रे, पूरा झींगा फूल वाले चैप्टर में हम भादो महीने के बारे में ही डिस्कस किए हैं। चाहे वो नाच गाना हो, चाहे वो बालों में फूल गुथने की बात हो, चाहे गजरा लगाने की बात हो, गजरा लगाने की, चाहे वो अगर हम बात करें मोर के नाचने की, चाहे अगर हम बात करें नदियों की उफान की, चाहे हम बात करें फूलों का। आज की अगली लोकगीत, शिष्ट लोकगीत जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि बोने पाकल सैया कोर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ना थोड़ा सा हिंदी में मैं सारांश बता देता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाए। देखो, एक पति और पत्नी की कहानी है, और कहानी ही समझ लेना। ठीक है, मतलब आपको समझने में बड़ा मजा आएगा।
पत्नी जो है ना उसको कह रही है कि चलिए ना थोड़ा जंगल से बैर तोड़ के आते हैं। ये देख रहे हो छोटा छोटा जो यहाँ पर दिख रहा है, उसी को कोयर बोला जाता है। छोटा छोटा जंगलों में पाया जाता है छोटका वाला बैर, उसी को कोयर बोला जाता है खोरठा में। पत्नी कह रही है पति से कि चलिए ने तनी सुन जाते हैं, कोर तोड़ लेते हैं। कहते हैं कि बड़ी बढ़िया कोर लगता है, मिठगर है। अब पति तरह तरह का बहाना बनाता है। वैसे भी जानबे करते हैं जब पत्नियां पति को बोलती हैं तो पति तरह तरह के बहाने बोलते हैं, नहीं वो यहाँ ऐसे हो जाएगा, वहाँ ऐसे है। इसी तरीके से पत्नी जब इंसिस्ट कर रही है तो पति बहुत बहाने लगा रहा है कि रास्ता खराब है, वहाँ बाग उग है, मत जाओ, काहल जुठो वहां जाके परेशान हो रही है। और यही लोकगीत में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो जरूर कहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए ना बच्चा तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि सर कैसा लगा ये लोकगीत, मुझे ना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन करते हैं। सुहान लागे रे ये बुक का संकलन में इस कविता को दिया गया है। लेखक दिनेश दिनमनी जी हैं। खोटा शिष्ट गीतों में से एक है। और पहला लाइन पत्नी कहती है कि सैया चाला चाला ना हो, बोने पाकल सैया कोयर। पति को कह रही हैं। पहला लाइन इस गीत का यही लिखा है कि सैया चलिए ना, मतलब जंगलों में जो है ना पका हुआ, पाकल तो सब जानते हैं कि भाई पाकल मतलब क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पका हुआ बैर है जिसको हमने कोयर कहा। ठीक है, आगे की लाइन कहती है कि बाछी बाछी पाकल पाकल तोरब खोचा भोरब, सैया चाला ना हो, बोने पाकल सैया कोर। अब इसको ना मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस गीत की पहली पंक्ति ये बताती है कि पत्नी जो है वो पति को कहते हैं कि भाई जंगलों में जो है ना पका हुआ बैर है, तो चलिए ना वहां से तोड़ करके लाएंगे। और बाछी बाछी पाकल पाकल, ये जो यहां पर ये जो लाइन है इसका मतलब ये है, मतलब बाछी बाछी का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, मतलब चुन चुन करके। बाछी बाछी मतलब होता है चुन चुन करके हम लोग अपने खोइचा में भरेंगे। खोइचा मतलब आंचल जो होता है ना, आंचल जिसमें मान लो कि आप अगर गांव घर से हैं तो बहुत लोग अपना खोचा में भरता होगा। कहीं आम उम गिर रहा है ना तो सब कोचवा में ही कर लेता है। अब लड़कवन भी जो है सो अपन टी शर्टवे में भर लेता है भाई, उसको बना करके झोला बना करके। तो वही यहाँ पर उसकी पत्नी कह रही है कि हम लोग चलिए जंगल और हम लोग चुन चुन के वहां पर पका हुआ जो है बैर लाएंगे और अपना खोचा में भर भर के लाएंगे। फिर कह रही है कि सैया चाला ना हो। ठीक है, तो पहली पंक्ति समाप्त हो जाती है और पहली पंक्ति आपको समझ में आ गया। दूसरी पंक्ति में पति जो है ना थोड़ा सा ड्रामा दिखाता है। पति कहता है कि बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, मतलब डहरा मतलब होता है रास्ता, रोड। वो बताता है, पति कहता है कि यार रास्ता जो है ना बहुत डेंजर है, बहुत कठिन है, वहां जाना ठीक नहीं रहेगा, काहे तुम जुठो जो है पगला रही है। तो फिर पत्नी रिप्लाई करती है, हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, गाला मारबे सैया हमिन हिया भोर, सैया चाला ना हो, सैया चाला ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पत्नी कहती है कि चलिए ना आप, अरे हंसते खेलते जो है ना वो बीत जाएगा सफर, जो रास्ता है ना वो गुजर जाएगा। वहीं पर कहती है कि हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, मतलब ये जो डहर है, ये जो रास्ता है ना वो हंसते खेलते बीत जाएगा, आप चलिए तो सही। और बात करते हैं आप जाने की। हम लोग वहां पर इतना गप सड़ाका लगाएंगे, गाला मारना मतलब होता है गप करना। ठीक है, गप इतना मारेंगे कि मतलब मन भर करके मारेंगे भाई, हम इन हिया भोर, मतलब जी भर के हम लोग गप मारते मारते चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे। सैया चला ना हो, सैया चला ना, बोने पाकल सैया कोर। देखा, पहला लाइन कह रहा है जब पत्नी अपने पति को कह रही है, मैं दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं पूरा गीत। पहले लाइन में पत्नी ने कहा कि सैया चलिए ना, वहां पाकल पाकल कोर है। अब पति कहता है अरे रास्तवा बड़ी खराब है, रास्तवा कैसे जाएगा वहां। पत्नी कहती है रास्ता सब कुछ ठीक है, चलिए ना हम लोग बातचीत करते करते चल जाएंगे, वहां कोई थोड़ी दिक्कत होने वाला है, इतना गप सड़ाका जी भर के गप करते करते वहां पर चले जाएंगे, सैया चलाना। दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे लाइन पर आते हैं और तीसरा पंक्ति कहता है, पति कहता है, इस बार पति कहता है कि कोर तोड़ते जोदी कांटा गड़ल हाथे। अब देखो पति फिर बहाना लगाया, पहला बहाना लगाता है वो रास्ता के बारे में लिख दिया। अब यहां पर कह रहा है कि अगर
कांटा गड़ जाएगा हथवा में तो क्या होगा बताओ तनी। पति कह रहा है कि कोयरा तोड़ते जोदी कांटा गड़ल हाथे, जब हम बैर को तोड़ेंगे और गलती से अगर कांटा गड़ गया तो क्या करेंगे हाथ में। फिर पत्नी कहती है कि कांटा काड़बो सैया हमें धरी दाते, घावे लगेबो सैया, घावे लगेबो सैया पीसी बोने के जहर, सैया चाला ना हो, सैया चाला ना। हस्बैंड जो है पति परमेश्वर इसके बहाना लगाते हैं कि कांटा गड़ गया हाथ में तो फिर क्या होगा। अब वो कहती है अगर कांटा गड़ जाएगा ना तो हम दांत से निकालेंगे। कांटा गड़बो सैया हमें धरी दांते, मतलब जो है ना काड़बो, यहाँ पे काड़बो लिखा है कि हम कांटा को निकालेंगे दांतों से। अब कांटावा गड़ जाता है किसी को तो नहीं देखते दांतवा लगा देता है, तो वही उसकी पत्नी कह रही है टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको चलना है, कांटा अगर गड़ेगा ना हम निकाल देंगे दांतों से, अपना दांत से निकाल देंगे, ठीक है। घावे लगेबो सैया पीसी बोने के जहर, मतलब अगर आपका घाव हो भी जाएगा ना तो हम लोग वहां पर वनों में जो होता है ना जड़ी बूटी होता है, तो वही वनों के जड़ को उखाड़ करके जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके आपके घाव में लगाएंगे, लेकिन सैया चला ना हो, है ना। वो कहता है कि लेकिन चलबे करिए, आपको अगर कटवो गड़ जाएगा ना तो हम उसको दांत से निकाल देंगे, और उसके बाद वनों में जो जड़ है ना उसका जड़ों से हम जो है सो पीस करके आपके घाव को हम ठीक कर देंगे, लेकिन सैया चलिए ना हो, चलिए ना, ठीक है। अब अगला पंक्ति, ये लाइन समझ में आ गया। पहिलका में पत्नी इंसिस्ट कर रही है, दूसरा में पति पति कह रहा है कि रास्तवा खराब है। अब तीसरका में बोला कि नहीं, रास्तवा वाला जब वो जवाब दे दी तो बोलती कांटा खराब, मतलब कांटा गड़ जाएगा, तो ये बोली कि भैया हम जो है ना, भैया नहीं बोलेगी सैया है ना, तो बोलेगी भाई कि हम जो है जड़ को पीस करके आपका मलहम लगा देंगे, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे की लाइन कहता है, पति कहता है बागा हुंडारा धनी बोना गजारे, कहने का मतलब ये है कि भाई जंगल में ना, पति कह रहा है रास्ता वाला फेल हो गया, कांटा वाला फेल हो गया, तो अब कह रहा है जंगल में जो है ना बाघ और हुंडार है। हुंडरा किसको बोलते जानते, भेड़िया को बोलते, ठीक है। तो बाघ और हुंडार जो है ना बहुत है जंगल में, ठीक है। सभी तरफ से जाकर के देखोगे ना तो वहां जाकर के सिर्फ बाघ और हुंडरा भरा हुआ है। अटैक कर दिया, चारों तरफ से गरजने लगेगा, तो क्या करोगे भाई। पत्नी कहती है घात कर ले सैया पिंधबे काड़े, पिटबे कुर्थी पीटा पारस ढेंगा तोयर। अब इस चीज को ना समझने वाली बात है जो कि मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि सवाल कैसे फंसाएगा। तो भाई जब वो कह रहा है कि बाघ और हुंडार सब वहां पर रहेगा, पत्नियां कहती है कि भाई टेंशन की कोई बात नहीं, अगर वो अटैक करेगा ना तो हम तीर का धनुष से निशाना लगाएंगे, ठीक है। काड़े मतलब वही होता है, ठीक है। अगर तीर से निशाना उसको लगाएंगे और धुन देंगे पकड़ करके उसको, तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ऐसा पिटाई पिटेंगे जैसे कि कुर्थी का दाल पिटा जाता है ना, अलग किया जाता है, एक फसल है एक प्रकार का, उसी तरीके से हम लोग इसको पीट देंगे पकड़ करके, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। घात कर ले सैया बिंदबे काड़े, पिटबे कुर्थी पीटा पारस ढेंगा तोयर, ठीक है। मतलब धुआंधार तरीके से पीटेंगे। और कुर्थी के बारे में जानते होंगे आप लोग, कुर्थी पीटा क्या होता है, कैसे पिटाई होता है, उसको कैसे छुड़ाया जाता है, उसका दाल को अलग किया जाता है और उस फसल के चोकीला को अलग किया जाता है। उसी प्रकार से ये चीजें यहाँ पर कह रही हैं कि टेंशन मत लो, धनुष वनुष हम सब निशाना लगाएंगे, तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला लाइन कहता है, पति कहते हैं भाई कोयरा खैले धनी लागतो पियास। अब पहले रोड, फिर कांटा, फिर बाघ, अब कह रहा है पति कि अरे अगर जंगल जाओगी तो जंगल में अगर तुम बैर खाओगी तो तुमको प्यास लग जाएगा, अब पानी तुमको कहां मिलेगा, ऐसा ये पति कह रहा है। तो पत्नी कहती है कि झरना केर हेमाल पानी मेटैबो प्यास, दोना टीपी पानी देबो, दोना टीपी पानी देबो सता, मतलब सरई पत्ता तोड़ सैया चला ना हो, चला ना। मतलब कह रहा है कि भाई पति ने जब कहा कि यार तुम जाना चाहती हो जंगल लेकिन वहां तुम्हें प्यास लग जाएगा तो तुम कैसे पियोगी, प्यास कैसे पानी पिएंगे हम लोग। तो पत्नी कहती है कि भाई झरना का जो ठंडा पानी है ना, हिमाल मतलब होता है ठंडा, ठीक है। हालांकि मैं आपका सभी मीनिंग्स के शब्दार्थ हिंदी में प्रोवाइड कर देने वाला हूं, चिंता ना करना, आप उसके लिए बेफिक्र रहे, आपके पेड क्लासेस में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा।
तो यहां पर जब उन्होंने कहा कि भाई पानी प्यास लग जाएगा, तो पति पत्नी कहती है कि झरना का हम ठंडा पानी पिलाएंगे और तुम्हारा प्यास को मिटाएंगे, ठीक है। और दोना बना करके, सरई पत्तक का दोना बना करके जो है तुमको प्यास बुझाएंगे, ठीक है। झरना वाला पानी पिलाने की बात हो रही है, सरई पत्ता का दोना बनाया जाता है, ठोंगवा जिसको बोलते हैं उसको बनाया जाएगा और आपको प्यास बुझाया जाएगा। सैया चला ना हो, चला ना बोने पाकल सैया कोर। और फिर आगे की लाइन कहता है कि, आगे की लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, समझ लो तो ये लास्ट लाइन होगा। पत्नी कहती है कि, पति सब चुप हो जाता है जब, तब पत्नी अब बोलने लगती है कि बोना मांझरे सैया नाना लिखे फूला, तोहर लागी गाथब पिया अति सुंदर माला, हमू गोजब फूला अपन खोपा भोर, सैया चालाना, सैया चालाना बोने पाकल सैया कोर। अब इस लाइन को मैं समझाता हूं। अब पत्नी जो है ना पहले कहने लगती है, वो कहती है कि भाई वनों में जो है ना, वन के बीच में अगर आप जाओगे तो अनेक प्रकार के फूल हैं, मतलब ढेरों प्रकार के फूल का वेराइटीज है। इन फूलों को जो है ना हम माला बनाएंगे। किसके लिए? आपके लिए। कहा है कि तोहर लागी गाथब पिया अति सुंदर माला, मतलब उन फूलों का मैं बहुत ही खूबसूरत माला बनाने वाली हूं, और वो भी आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं अपनी की बात करूं तो मैं भी अपने लिए जो है ना बनाएंगे, खोपा में पूरा भर के, जो बाल का खोपा होता है ना, उस फूल का हम लोग जो है खोपा भर के फूल डालेंगे वहां पर, ठीक है। गोजब फूला आपन खोपा भोर, मतलब अपना खोपा जो होता है ना, बाल का जो खोपा, गाना भी सुना होगा बहुत लोगों ने, वहां पर वो भर भर के जो है खोपा भर के फूल रखेगी। फिर कहती है कि सैया चालाना। अब देखो पत्नी अब आगे बोलने लगी है, वो बोलने लगी कि सैया चलिए ना, खोपा मतलब कि वहां फूल भी बहुत अच्छा है, हम आपके लिए फूल भी माला बनाएंगे, इतना बढ़िया बढ़िया फूल है ना कि मत पूछिए, है कि नहीं। तो उसके बाद का लाइन है कि बाजी बाजी सैया चालाना, ठीक है। बाजी बाजी सैया चालाना बोने पाकल सैया कोर। मतलब अब ये जो लाइन है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया, पति को खुश कर दिया है इस महिला ने, इसकी पत्नी ने ये कहा है कि तुम्हारे लिए फूल का माला बनाएंगे, चलिए ना प्लीज, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलो तो सही। अब पति जो लाइन कहता है, अंतिम लाइन, वो कहता है कि धनी चाला, मतलब चाले ना गे, है ना, वो कहता है कि भाई चलो तोड़ते हैं पाकल कोर, है कि नहीं। अब पति भी कहता है कि धनी चलो वन में जो है ना पाका हुआ, मतलब पका हुआ बैर को तोड़ते हैं, और ये शिष्ट गीत जो है वो हो जाता है फिनिश्ड, मतलब ये समाप्त हो जाता है। मेनली हमने इस शिष्ट गीत में क्या पढ़ा? जंगल की कहानी है, और पत्नी जो है पति को कह रही है कि जंगल में जाकर के बैर तोड़ना है पका हुआ। पति जो है बहुत तरह का बहाना लगा रहा है वहां कि रास्तवा खराब है, काहे जाएगा वहां पे। ओकरो में फुसला लेती है कि रास्तवा बतियते बतियते चल जाएंगे, फिर कहता है कि न वो कांटा गड़ जाएगा, तो बोली कि हम अपन दतवा से निकाल देंगे कटवा जो है ना, टेंशन की कोई बात नहीं है, एकदम बतियते चलेंगे, कांटा खत्म हो जाएगा, जड़ी बूटी लगा देंगे, मलहम हो जाएगा, घाव खत्म हो जाएगा। बाघ सियार आ जाएगा तो क्या होगा? तो बाघ सियार जब आ जाएगा तो फिर हम धनुष से उसको अटैक करेंगे, टेंशन मत लो, उसको पीट देंगे पकड़ करके। ऐसे तरीके की बातें हो रही है। फिर जाकर के आगे फिर बोलता है कि प्यास लग जाएगा, तो भाई तो प्यास लगेगा तो हम तुमको वहां पर झरना का पानी पिलाएंगे, वो भी ठंडा पानी पिलाएंगे, एकदम रिलैक्स होकर के पानी पी लेना। अच्छी ऐसी बात है। फिर जाकर के क्या होता है कि भाई सरई पत्ता में उसको पानी पिलाती है, एंड फिर पत्नी कहती है चलिए ना वहाँ फूल उल तोड़ के आपके लिए माला बनाएंगे, हम भी अपना खोपा में लगाएंगे, चलिए ना। तब पति बोलता है चला ना हो धनी चलाना, और ये जो शिष्ट गीत है वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना आपको? समझ में आ रहा होगा? एकदम खोपड़िया में बैठा देने की कोशिश रहती है। वीडियो बहुत शॉर्ट है, ज्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड कंसेप्ट को क्लियर करो, 15 मिनट इनफ है। बहुत शानदार। मिलते हैं मतलब नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। शिष्ट गीत की अगली जो लोकगीत है उसका नाम है कते सुंदर छोटा नागपुर। बहुत ही खूबसूरत ये लाइन है, हमारे झारखंड प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, और वो बताता है कि कितना सुंदर है हमारा छोटा नागपुर।
हमारे राज्य की विशेषताओं के बारे में इस गीत में बताया गया है। और इस गीत में ये बताया गया है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपके इस धरती पे झारखंड में हर कुछ है। सोने की तरह मिट्टियां हैं और यहाँ के वन जो है, जहां पर चिचिहाती हुई पक्षियां हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं। और इस गीत में बहुत कुछ बताया गया है, सुंदरता के बारे में, प्राकृतिक के बारे में और झारखंड की विशेषताओं के बारे में। इसीलिए हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना भी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते हैं, इन गीतों को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला लाइन इस गीत में कहा गया है कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तोए जाए काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। एक्चुअल में कवि कह लो या फिर इसके जो लेखक हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इस लोकगीत में जो पहली पंक्ति है वो कहती है कि भाई आप छोटा नागपुर को छोड़ करके मत जाइए, क्यों जाते हैं आप दूर। दीपक जी ने इसको लिखा है और इन्होंने कहा है उन लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जो अपनी जीविका को चलाने के लिए अपने प्रदेश को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में भी कमाते हैं, या फिर कोई और भी रीजन से हो सकता है वो जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए पहली पंक्ति समर्पित है कि भाई इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, यहाँ इतना सुंदर है हमारी धरती, फिर भी आप दूर क्यों चले जाते हैं छोड़ करके। छोड़ के तो जाए काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। हालांकि ये गीत है, मैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, तो चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला लाइन कंप्लीट। दूसरा लाइन में ये कहा गया है, दूसरी पंक्ति में ये बात कही गई है कि हिया कर भोली भाषा सुनी के माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। मतलब यहाँ का जो बोली भाषा है ना, उसको सुन करके ना हवा भी मनमुग्ध हो जाता है। मातना मतलब समझते ही हो। तो यही लाइन यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ का जो बोली है, यहाँ की जो भाषा है, जैसे कि खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, संथाली हो, मुंडारी, पंचपरगनिया, जितने भी है यहाँ की भाषा को सुन करके हवा भी जो है ना मन मुग्ध हो जाता है, एकदम से मस्त फील करने लगता है। वहीं पर जब टूसू और जावा का पर्व आता है तो यहाँ की जो बहनें हैं वो झूमने लगती हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि जब टूसू जावा आता है तो यहाँ की लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छे से नृत्य करती हैं, पूजा को सेलिब्रेट करती हैं। वहीं पर ये लाइन लिखी गई है कि बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा, गीत गावत शोभे सूरे सूरे, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब ये है कि भाई जब टूसू और जावा आता है तो यहाँ बहनें सब झूमने लगती हैं और गीत भी गाया जाता है, वो भी पूरे सुर में, सुर से सुर मिला करके। तभी ये लाइन कहा गया है कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। ये दूसरी पंक्ति आप लोगों को मैंने बताया जहां पर ये सब चीजें हैं। तीसरी पंक्ति में ये बातें लिखी गई हैं कि हिया कर बोना झारे नाना रकम फूल फल, एक डारी सुगा मैना एक डारी कुके कोयल। है ना, मतलब ये है कि यहाँ के जो जंगल हैं वहां पर अलग अलग तरह तरह के फूल फल सब मौजूद है। और अगर हम बात करें पक्षियों की तो एक डारी में मैना है तो एक डारी में सुगा है। मतलब जानते हो ना, सुगा पैरोट जिसको बोलते हैं। और अन्य डारियों में अगर हम बात करें तो कुके कोयल। कहने का मतलब यह है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। तीसरी पंक्ति में जब हमने एंटर करा तो हमने देखा कि यहाँ के जंगलों की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ के फूल और फलों के बारे में बताया जा रहा है कि झारखंड में जो फूल और फल है ना वो अलग अलग प्रकार के हैं, तरह तरह के हैं, भिन्न भिन्न रूप से।
और यहाँ पे अगर पक्षियों के बात करें तो एक ही डारी में सुगा भी है, मैना भी है और कोयल भी है। इसी तो कहा गया है कि भाई एक के डारी कूके कोयलिया या फिर कोयल। तो यहाँ पर भाई पक्षियों का भी एक तांता लगा हुआ है और फल फूल भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। वहीं पर आगे लाइन है कि जोहार करे हिया का माटी के धूर ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब यहाँ की जो मिट्टी भी है ना, वो भी सभी को जोहार करती है। हमारा जोहार शब्द बहुत विख्यात है पूरे झारखंड में, जैसा कि आपको पता होगा। वहीं पर लेखक ने लिखा है कि यहाँ की मिट्टियां जोहार करती हैं, यहाँ के तरह तरह के फूल मौजूद हैं, यहाँ पर मतलब पशु पक्षी भी झूमते हैं, एक समान रहते हैं, एक साथ रहते हैं। वही ये लाइन बता रही है जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताया। अगली लाइन में ये कहा गया है कि हिया कर माटी लागे चांदी हीरा और सोना, हिया कर माटी लागे चांदी हीरा और सोना, हिया हुलाय सूठे देखी के हिया के बोना। मतलब ये है कि भाई यहाँ की जो मट्टी है ना, यहाँ की जो मिट्टी है वो चांदी की है, हीरा की है, सोना की है। लेखक ने ये क्लियरली बताया है कि भाई यहाँ कर मिट्टी सोना की मिट्टी है, भाई हीरो की मिट्टी है, चांदी की मिट्टी है। परीक्षा में सवाल कैसे बनेगा ना, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। कते सुंदर छोटा नागपुरे लोकगीत में मिट्टी की तुलना किससे की गई है? ठीक है, आपसे पूछेगा प्लेटिनियम से, यूरेनियम से, हीरा से, या इनमें से किसी से भी नहीं। आंसर आपके जवाब होंगे जब आपने इस पंक्तियों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपके उत्तर भी शानदार होंगे, है ना। तो आगे की लाइन कहता है कि हिया हुलाइस उठे देखी के हिया का बोना, झारखंड ई देशवा के रूर और दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो जाहे काहे दूर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ की जो मट्टी है ना, यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो चांदी और हीरा और सोना है। और यहाँ का जंगलों को देख करके जो ना मन खुश हो जाता है। हुलाइस उठे देखी हिया का बोन, मतलब जब भी जंगलों को देखते हैं ना तो मन जो है ना वो ताजा हो जाता है, वो खुश हो जाता है यहाँ के जंगलों को देख करके। और झारखंड ई देशवा के रूर ओ दादा रे छोड़ के तो जाहे काहे दूर। कहने का मतलब ये है कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिजों की उपलब्धता के कारण झारखंड प्रदेश को भारत का रूर भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए झारखंड को इस देश का रूर भी कहा जाता है। आप इस छोटा नागपुर को क्यों छोड़ करके जाना चाहते हो? आप इस धरती को, इस झारखंड को क्यों छोड़ करके जाना चाहते हो? और ये जो लोकगीत है वो हो जाता है समाप्त। यानी कि कते सुंदर छोटा नागपुर, इसमें झारखंड की विशेषताओं के बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है कि यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं, यहाँ के जो वन हैं, यहाँ के जो फल फूल हैं, यहाँ पर उपलब्ध जो खनिज हैं, यहाँ पर जो सब कुछ है, आप इसको छोड़ करके जाना चाहते हैं? ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। ये समझ में आ गया सभी को ना? प्लीज मुझे ना कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करना कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ बच्चे क्या बताते हैं कि समझ में आ रहा है कि सर। मैंने पहले भी कहा है बाबू कि हिंदी का टेंशन छोड़ देना, क्योंकि शब्दार्थ के ना अलग से फोल्डर बना करके हिंदी शब्दार्थ प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करना। फिलहाल मैं अगले गीतों की ओर बढ़ूं उससे पहले मैं कहूंगा कि एक बार गीत पढ़ने से याद नहीं होगा, एटलीस्ट आपको प्रत्येक गीतों को 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना दफा हो सकता है एटलीस्ट आप सुन सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियोस है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा इस पे वक्त लगने वाला है। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ अगर मन में सवाल खटकते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे की जो लोकगीतें हैं वो काफी सुहावनी है, काफी मजेदार है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, आप उसकी चिंता ना करें। तो बढ़ाया जाए आगे। यस सर। नेक्स्ट जो हमारा शिष्ट गीत है जिसका नाम है सेवांतिक बौड़ी मेला, और इस गीत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है।
बौड़ी मेला क्या होता है आप सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो ये तस्वीर देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये किस मेले की बात हो रही। जी हाँ, हम टूसू मेले की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति में मनाया जाने वाला मेला। झारखंड में बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर बौड़ी जो मेला होता है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और मेला में बहुत लोग झूमते हैं, वहां पर जाते हैं अपने साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। इस गीत के लेखक सुभद्रा कुमारी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस को साझा करा है। और ये जो सवैंतिक है, ये जो लाइन है, ये एक जगह का नाम है जो कि बोकारो साइड के एरिया में सेवांतिक घाटी काफी प्रचलित है, वहां पे झरना भी है, आप इस चीज को देख सकेंगे। और वहीं पर ये मेला लगता है, बौड़ी मेला, है ना। तो ये सेवांतिक जगह है, मान लीजिए आप, जो कि घाटी है, सेवांतिक घाटी से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और वहां पर मेला लगता है बौड़ी मेला। और इसी पर लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुति को यहाँ पर दिया है। जैसे पहला लाइन कहता है कि हाय हमर, मतलब हाय रे हमर सेवांतिक मेला, चारो दनिक लोक कुदाय गेला, हाय रे हमर सेवांतिक मेला। कहता है कि भाई हाय रे हमर सेवांतिक मेला, चारों तरफ से लोग जो है ना इस मेले पे आते हैं देखने के लिए। इसीलिए तो यहाँ पर कहा है लेखक ने कि चारों दनिक लोग कुदाय गेला, मतलब हर एरिया से लोग इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं, चारों तरफ से इस मेले के अंदर जाते हैं। यही लाइन कहता है कि चारों दनिक लोग कुदाय गेला, हाय रे हमर सेवांती के मेला। क्लियर है जी सर। अब दूसरी पंक्ति में लेखक ने लिखा है कि चढ़ते नाभते भाला, मांझे मांझे बह नाला, नाला देखी प्यास लागी गेला, हाय रे हमर सेवांतिक मेला। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई सेवांतिक की घाटी जो है ना वो ऊंचाइयों पर है, कह सकते हो कि घाटी है तो डाउन भी होगा, चढ़ान भी होगा। तो चढ़ते चढ़ते जो है ना, या चढ़ते और नाभते दोनों तरफ से अगर हम बात करें तो लेखक ने नाला पाया है, और उन्होंने बताया कि बीच में नाला है, और नाला देख करके, मतलब नल की बात कर रहा हूं मैं, नल देख करके जो है वो प्यास लग चुका है, हाय रे हमर सेवांती के मेला। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूं भाई। ये जो लोकगीत है ना वो एक मेले की है, बौड़ी मेले, जो कि सेवांतिक घाटी में लगता है ये मेला, ऐसा कहा गया है इस लोकगीत में। और जैसे आपने गाना सुना ना, हथिया पत्थर मेला वाला, ठीक हो, ले ले जीबो धानी तोरा, हथिया पत्थर मेला, उसी तरीके से है ये सेवांती के मेला, है ना। वही बौड़ी वाला मेला ही है, समझ लो। बोकारो साइड में ही ये है, बोकारो और पश्चिम बंगाल के रास्ते में कह सकते हो। तो वहां पर जब मेला लगता है तो राइटर ने बताया कि चढ़ते उतरते जब नल मिल जाता है तो उसको देख करके उसको ना प्यास लग जाता है। वहीं पर आगे की लाइन है कि ठोनगी उठाए पानी पीला, चढ़ते गाड़ी ठेला, नाबते बेरेक देला, मांझे मांझे गाड़ी रोक देला, हाय रे हमर सेवांती के मेला। कहने का मतलब यह है कि भाई उन्होंने नल देख करके जो कटोरा बना करके पानी नहीं पीते हो भाई, हाथ दोनों हाथ लगा करके पानी जो पीना होता है, छान करके, हाथों से छान करके, वही यहाँ पर बता रही है कि नल में उन्होंने पानी पी लिया। और उन्होंने वो बताया कि भाई चढ़ते समय गाड़ी को ठेलना पड़ता है, और उतरते समय जो है ना ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि चढ़ते समय चढ़ान होगा और उतरते समय जो है ना वो ढलान होगा, तो ब्रेक लगाना पड़ता है। और जब आप बीच में पहुंचेंगे तो आप ब्रेक लगा के मतलब कि गाड़ी को रोक सकते हैं। और इन्होंने अपने साझा किया है कि भाई पानी जो नल देख करके वो पानी पी लेती है, ये पानी पी लिया, और चढ़ते समय गाड़ी को ठेला गया है और उतरते समय ब्रेक लगा दिया गया है, लेकिन बीच में जो है ना गाड़ी को रोका गया है, क्योंकि ना वहाँ चढ़ान है ना कुछ है, या फिर रोक करके आप चीज़ों को देख भी सकते हैं, हाय रे हमर सेवांती के मेला। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि भाई सरई पतई टीप खाला, दीदी बोहने बूंदिया लेला, छुआ पूता मिली सभिन खैला, हाय रे हमर सेवांती के मेला। इसका मतलब ये है कि जो सरई का पत्ता होता है ना, उससे जो है वो ठोंगा बना लिया, खाला बोले तो ठोंगा बना लिया, और दीदी और जो जीजा जी हैं इनके, उन्होंने बूंदिया ले लिया,
और जितने भी बाल बच्चे हैं उनके सभी ने मिलजुल करके खाया है। ठीक है, मतलब ये कि सरई का पत्ता से ठोंगा बनाया और दीदी और जीजा ने बूंदिया लिया और बूंदिया सबको मिलजुल करके खाया है। छुआ पुता मिली सबिन खैला, हाय रे हमर सेवांती के मेला। अगला और लास्ट लाइन कहता है कि चारो दनिक लोक कुदाय गेला, हाय रे हमर सेवांती के मेला। मतलब चारों तरफ से लोग जो है यहाँ आके घुस गए और यही है हमारा सेवांती का मेला। तो ये पूरा लोकगीत जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई ये जो लोकगीत है सुहान लागे, ये जो पुस्तक है जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये पुस्तक में सेवांती का बौड़ी मेला जो दिया गया है वो बहुत खूबसूरत तरीके से एक मेले की कथा है, जो कि लेखक बताते हैं कि किस तरीके से इस मेले में लोग यहाँ पर आते हैं। और चढ़ते वक्त, चूंकि ये घाटियों में है तो चढ़ते समय जो है सो इनको प्यास लग जाता है और बीच बीच में जो नल जो मैं बात कर रहा हूँ वो जो बहता है उस नलों से इनकी प्यास बुझती है। और आगे की लाइन है कि भाई चढ़ते समय गाड़ी को ठेलना पड़ता है, उतरते समय ब्रेक लगाना पड़ता है और बीच बीच में गाड़ी को रोका भी जा सकता है। ठीक है, वहीं पर अगला लाइन उन्होंने कहा कि भाई हमने ठोंगा बनाया और दीदी और जीजाजी ने बूंदिया ले लिया और हम लोग सबको मिल करके खा लिए और इसी का नाम दे दिया गया। मेले की जो महत्वपूर्णता है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। चूंकि ये वीडियो और ये क्लास आपके YouTube पर है, सो बहुत ही छोटा सा ये गीत था और इसी के साथ मैं आप सभी छात्रों से विदा लेता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि भाई खोटा की क्लासेस, चूंकि ये वीडियो YouTube पर है इसीलिए मैं इस लाइन को कह रहा हूं, जो भी बच्चा ज्वाइन नहीं करा है आज ही ज्वाइन करे झारखंड वॉरियर ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप जाइए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया और ऑलरेडी ऐप पे देख रहे हो देन वेरी गुड, आपकी क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। फीस बहुत मिनिमम है, ये हमने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं जिसके थ्रू आप जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। जाते जाते एक बात यही कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो ऑलरेडी ऐप पे बच्चे देख रहे हैं उन सभी से कहूंगा कि मतलब आपको लगे रहना है, लगातार आपको बैक टू बैक आने वाले जो गीते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और दोबारा मुलाकात करने की चाहत बहुत जल्द करता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। थैंक यू।